हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी के नोटिफिकेशन को क्या है। सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। मैंने डीएसएसबी के जो नोटिफिकेशन है टीजीटी का एंड ड्राइंग टीचर के लिए, उसका नोटिफिकेशन खोल रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि इसकी ओपनिंग डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 8 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे 8 मार्च तक, रात के 12 बजे तक। इतना तो आपने देख लिया कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो प्लीज़ अपना फॉर्म जब फिलअप करें तो टाइम से कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एंड में जाके हर किसी का सर्वर जो है डाउन हो जाता है। फिर बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं टीजीटी मैथ मेल की नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। कितनी वैकेंसीज हैं? अनरिजर्व की 231 है, ओबीसी 105, एससी 62, एसटी 123, ईडब्ल्यूएस 19 और टोटल 540 पोस्ट हैं। वहीं हम बात करें टीजीटी फीमेल की, टीजीटी मैथ फीमेल की, तो उसमें कितनी है आप देख रहे होंगे। अनरिजर्व 192, ओबीसी 77 और एससी में 110 और उसमें एसटी में 179, ईडब्ल्यूएस 10 और टोटल 568 वैकेंसीज हैं। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, वो क्या है, कह रहे ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन आपसे कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको पता ही होगा, 2024 से मतलब फरवरी 2024। और टीजीटी मैथमेटिक्स का जो पोस्ट कोड है वो क्या है, 803Y24। अब हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स। हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, 10 ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स मेल। और इसके लिए एक चीज़ और देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे भी इन्होंने लिख रखी है। अनरिजर्व 231 है, ओबीसी 105, एससी 62 है और एसटी 123 एंड ईडब्ल्यूएस 19 और टोटल 540 वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ आप देख ही पा रहे होंगे और वैकेंसीज के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि हम बात करते हैं इसमें कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को बैचलर डिग्री पास होना ज़रूरी है, कोई भी अपेयरिंग नहीं चलेगा, और विद 45% मार्क्स, एटलीस्ट 45% मार्क्स जो हैं उसके ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन को पढ़े बिना 8 दिन पहले ही जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो एक अफवाह फैला रखी थी कि इसमें टीजीटी में बीटीसी वाले या डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, जो कि सरासर गलत न्यूज़ है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होना ज़रूरी है। डिग्री इन एजुकेशन का मतलब होता है आपका बीएड। तो आप जो है एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि बीटीसी वाले टीजीटी में फॉर्म नहीं भर सकते। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि सीटेट जूनियर का क्लियर होना ज़रूरी है आपको टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट डीएसएसबी में अप्लाई करने के लिए। एक चीज़ और है, अगर आप सेम स्टेट से हैं, दिल्ली से ही हैं, तब तो आपका जो है 82 क्राइटेरिया जो है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, चाहे आप ओबीसी हैं और या फिर जनरल हैं, दोनों ही केस में आपको जनरल माना जाएगा। मतलब आपके पास 90 मार्क्स होना ज़रूरी है सीटेट के पेपर 2 में। आइए इसमें आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, बिलो 32 ईयर्स मतलब आपको 32 साल की उम्र तक ही इसमें फॉर्म भरना है। इसके ऊपर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन है उसको ध्यान में रखते हुए। एज रिलैक्सेशन क्या होगा वो मैं आपको इसमें आगे जाके बताऊंगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप फीमेल हैं तो आप 40 साल तक की उम्र तक सारी फीमेल जो हैं इसमें फॉर्म भर सकती हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करती हो। सिमिलरली आप देख पाते हैं कि टीजीटी मैथ फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व 192 हैं, ओबीसी की 77, एससी की 110, एसटी की 179, ईडब्ल्यूएस 10 और टोटल 568 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। कह रहे हैं क्या कि अ बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% मार्क्स, मतलब 45% मार्क्स के साथ में आपके पास मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है।
जैसा कि मेल में था सेम यहाँ पर भी है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, मतलब डिग्री इन एजुकेशन, और सीबीसी का जो है सीटेट सेकंड होना चाहिए, मतलब जूनियर का सीटेट आपके पास क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ये है इसकी मेन बातें। बाकी चीज़ें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। आइए चलते हैं पेज नंबर 36 पे। क्या है लिखा हुआ, इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन इन द आर्स फॉर एट लीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। तो इनका कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट 2 साल तक रहा है तो आप उसको उस पोस्ट के रिगार्डिंग टीजीटी पद के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। हाउ टू अप्लाई वो तो आपको सभी को पता है कि आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है। और कब भरना है, आपको साइट गिवन है, इस साइट पर जाके भर देना है। कब से, 8 फरवरी से। और कब तक भरना है, 8 मार्च तक रात के 12 बजे तक। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है हमारा एग्जामिनेशन स्कीम, मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाएंगी। आइए देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने इस एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। सेक्शन बी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उससे पहले कुछ और जानते हैं, वो क्या चीज़ है। इन्होंने कहा है एग्ज़ाम ड्यूरेशन, तो टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब आपको 120 मिनट ही मिलेंगे पूरे एग्ज़ाम के लिए। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 आएंगे। और टोटल मार्क्स कैरी करेंगे कितना, 200। ठीक है, और ग्रैंड टोटल तो आपको पता ही है, फिर 200 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो पार्ट ए है या सेक्शन ए है उसमें क्या क्या चीज़ आएगी। इन्होंने कहा कि जनरल अवेयरनेस आएगा, ओके। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, ओके। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। टोटल जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स का पार्ट ए। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये सारे 5 पार्ट जो हैं, ये 5 पार्ट 20-20 मार्क्स के आएंगे, जैसा कि इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है। इन्होंने नीचे लिख रखा है टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच। मतलब सेक्शन ए के हर एक पार्ट में जो 5 पार्ट हैं उसमें 20-20 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं हम अपने सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी क्या है, तो कहें सेक्शन बी MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मैथोलॉजी या बीएड। आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स कैरी करेंगे, जिसमें से आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा और साथ ही साथ आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मैथोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाएंगे। वो आपके सब्जेक्ट में ही इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट ए है जिसमें आपका सेक्शन ए कह दिया, 5 पार्ट हैं उसके अंदर। एक सेक्शन बी है, उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 5 पार्ट हैं, जैसा कि आप ऊपर देख चुके होंगे। और टोटल टाइम जो है इन 200 क्वेश्चन के लिए दिया गया है 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। एक चीज़ तो आपने पढ़ी ली होगी, जो पेपर होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला है, तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और एक चीज़ आपको क्लियर है, ये एग्ज़ाम आपका CBT बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपका ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है, इन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी है आपके पास, कितनी, 1/4 की। ठीक है, कितनी है, 1/4 की। या फिर कहें आपसे कि प्रत्येक गलत सवाल के लिए आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। 0.25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इतना सब कुछ पढ़ने और सुनने के बाद जाहिर सी बात है आप एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे, तो वो क्या है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम निकल गया, सब काम हो गया, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यही इम्पोर्टेंट है इस बार। पहले के एग्ज़ाम में कुछ और हुआ करता था, अब जो है कुछ और है।
वो क्या है, इन्होंने कहा है कि मार्क स्कोर बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी है, ठीक है ना, विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड वाई यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड। मतलब जो इनका फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर इन्होंने लगा कि हाँ जिस अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन जो है टफ आए हैं या फिर इजी आए हैं उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होना है वो आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो क्या है हमारा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। यही तो खेल है। पहले के एग्जामिनेशन में क्या हुआ करता था कि आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट हुआ करते थे, आपको उन दोनों पार्ट्स में अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लेके आना पड़ा करता था और उसके हिसाब से फिर बाद में मेरिट बना करती थी। लेकिन इस बार इन्होंने ये नहीं किया है। इन्होंने क्या कहा है, कैन द बोर्ड और इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटेटिव सिलेक्शन बेस्ट recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks for different categories। क्या क्या है, जनरल के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी और पीएच या पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ साफ और शुद्ध शब्दों में बता दूं, बहुत सारे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो सोचें कि हमारे पास सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओबीसी का मतलब सिर्फ उतने ओबीसी से है जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंशियल लोग हैं, जो दिल्ली में ही रह रहे हैं वही माने जाएंगे आपके ओबीसी के। बाकी आपके पास सेंट्रल का है, स्टेट का है, जो भी क्यों ना हो आप जो है जनरल में माने जाएंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ साफ शुद्ध और संक्षेप में बता दूं, वो क्या है कि अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ओबीसी का या स्टेट का सर्टिफिकेट है ओबीसी का, तो आप अगर अदर स्टेट के हैं तो चाहे आपके पास कितना भी सेंट्रल का क्यों ना हो आप जो है जनरल में माने जाएंगे। ओबीसी का मतलब क्या है, ओबीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से है जो कि प्रॉपर दिल्ली के हैं या उनका सर्टिफिकेट ओबीसी का दिल्ली से बना हुआ है, वही लोग मात्र ओबीसी में माने जाएंगे, बाकी सब जनरल में होंगे। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, हालांकि ये चीज़ होती तो है नहीं। इन्होंने कहा है कि अगर दो कैंडिडेट हैं वो टाई अप कर जाते हैं, मतलब उनके मार्क्स जो हैं इक्वल आ जाते हैं, इस केस में वो किसको क्या प्रेफरेंस देंगे आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है इफ़ देयर आर टू और मोर कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट सिक्योरिंग more marks in subject specific section that is section B is to be placed higher in merit। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, उन दोनों के मार्क्स इक्वल आए थे, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, सेम मार्क्स आए हैं एग्जाम में जो सीबीटी हुआ था। अब किसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, तो इन्होंने कहा हम उसको मेरिट में ऊपर रखेंगे जिसने सेक्शन बी में ज़्यादा स्कोर किया होगा। मतलब आप टीजीटी मैथ के हैं तो आपने अगर अपने सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा किया है तो आप जो है मेरिट में ऊपर रहेंगे। अब इन्होंने एक केस और लिया, वो क्या, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि वो सेम कैटेगरी के थे, ओके, सेम मार्क्स उन्होंने स्कोर किए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि सेक्शन बी में भी उन्होंने सेम मार्क्स स्कोर किए। ओहो, एक दुविधा और आ गई। इन्होंने कहा सेक्शन बी में भी सेम है, तो अब क्या करेंगे, उन्होंने ये कहा फिर ऐसी स्थिति में हम करेंगे एज को प्रेफरेंस देंगे। कह रहे हैं इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट ए अबव आर इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज इज प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। मतलब जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट सीनियर है उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने इसके आगे भी इसमें एक और बात कही, वो क्या है, इन्होंने कहा मान लीजिए ये कंडीशन भी टाई अप हो गई कि क्या कि इन्होंने सीबीटी में सेम मार्क्स स्कोर किए, सेम कैटेगरी के निकले, ठीक है, फिर सेक्शन बी में भी इन्होंने सेम मार्क्स गेन किए और एज में भी ये दोनों जो है सेम ही रहे, मतलब बिल्कुल ही बराबर है। बताना क्या जुड़वा हो गए या क्या है। इन्होंने कहा इन सच केस where the date of the birth are also same, the candidate whose first name comes first in alphabetical order in English to be placed higher in merit।
तब इन्होंने कहा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हम सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट है उसके नाम का जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स को हम ऑर्डर में रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा कैंडिडेट ऊपर आएगा, कौन सा कैंडिडेट नीचे आएगा। मतलब उनके नेम का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेक्शन होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं। कह रहे हैं ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाइड लेटर ऑर्डर नंबर दिस एंड दिस, ये दे रखा है कि वही लोग सिर्फ ओबीसी के माने जाएंगे जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ होगा। आइए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्योंकि ये तो ज़रूरी पॉइंट है। आइए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 32 एज तक ही इन्होंने माना है एक कैंडिडेट को नॉर्मली अप्लाई करने के लिए। इन्होंने कहा है कि ऐसी एसिडेट कैंडिडेट जो हैं वो उनको 5 साल तक की छूट दी जा रही है, मतलब 32 + 5 मतलब 37 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट, अब ये ओबीसी क्या है याद आपको पता ही होगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के, उनको 3 इयर्स की छूट दी जा रही है, मतलब वो 35 तक कर सकते हैं। बाकी के लिए 10 ईयर, 15 ईयर, 13 ईयर आप देख सकते हैं, जैसा भी आप जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। प्रत्येक गलत सवाल के लिए आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा सही वालों में से। ये है इसका मोटा मोटा ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी थे, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।